बट आई थिंक द रीज़न हमारी प्राइवेट सेक्टर competitive नहीं है is because there are enough ठेके to go around. लाइक देयर इज़ enough सरकारी ज़मीन जिसके ऊपर स्कीमें, अगर प्रॉपर्टी एग्जाम्पल दें जिस पे स्कीमें काट सकती हैं. देयर आर enough दरियाज जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं और फॉरेस्टेशन डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं कि वहाँ पे आप स्कीमें काट लें, आप वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दें. देयर आर enough रिंग रोड्स एंड मोटरवेज एंड अंडर पासिस दैट आर गोइंग टू बी बिल्ट कि आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती रहे. ठीक है ना. देयर आर enough स्टील कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर enough यू नेम इट. आपने बिजली की तारें बिछानी है कहीं पे. अब तो इवन सोलर पैनल के अंदर गेमें होना शुरू हो गई हैं यार. मतलब सोलर पैनल आते हैं सारे चाइना से हैं, एक ही सोर्स से आते हैं, बट डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट वो मतलब वो बिक रहे होते हैं क्योंकि एक कंपनी को ठेके मिलते हैं, एक कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में बेचना पड़ता है. तो कंपेटिटिव होना पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ी सी एक बहुत छोटी सी स्पेस के अंदर ही होना पड़ता है. उसके बियॉन्ड जो है ना बहुत छोटा सा कैपिंग पॉइंट है कंपटीशन का. यानी कि आप कंपेटिटिव होकर 2 रुपये 10 रुपये ज़्यादा कमा लोगे, आप कोई बहुत बड़े जिन नहीं बन जाओगे. इसकी एग्जांपल तू किसी इंडस्ट्री में दे सकता है? शुगर पाकिस्तान के अंदर शुगर माफिया है सरकार की वजह से. सरकार इजाज़त देती है कौन शुगर बनाता है. Why do the 7 or 10 corporations who make it have to be competitive anymore? They don't. जो सबसे ज़्यादा मार पता है कौन खाता है? जो गन्ना लगाता है, जो शुगर केन बनाता है. बिकॉज ही इज़ beholden to 10 companies कि इन्होंने रिफाइनमेंट करनी है. और सबसे ज़्यादा वो कमाते हैं. सेकंड नंबर पे आड़ती कमाते हैं जो शुगर केन उठाते हैं. उस बहुत बड़ी वही जो बात करते होते हैं हम अक्सर कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनीज़ है पाकिस्तान के अंदर, हम लेट से कहते हैं एक्स है, कि उसने लगना ही लगना गेम्स के अंदर है, फाइनेंशियल गेम्स के अंदर. वो गाड़ियों की गेम आई हुई है आजकल भी, यारिस हॉट हुई हुई है. प्लॉटों की गेम आई हुई है, फाइलों की गेम आई हुई है, आड़तियों के काम में गेम आई हुई है कि गोदामों में शुगर रखवा दो, आलू रखवा दो, वो लहसन सूख के रखो. लहसन का रेट अभी एक्स है, इसने जब 3x 4x होना है तब तक इसको लेके रख दो गोदामों के अंदर. तो एक फाइनेंशियल गेम्स वाला पैसा है ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिसने लगना ही इन चीज़ों के अंदर. अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जो पैसा अक्सर एक अमाउंट होती है ऑफ मनी पाकिस्तान की मार्केट में जो बस सट्टे के अंदर यूज़ हो रही होती है. हमारे में तो बल्कि एक आई वुड से कि बिकॉज हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है तो वो इमेजिनरी चीज़ों के साथ नहीं होती. गोरों के हाथों वो इमेजिनरी प्रोडक्ट्स में होती है ना, स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में और कमोडिटीज़ में, जो मोर लेस इमेजिनरी सी चीज़ें हैं. और अब तो उन्होंने उससे भी बदतर कर दिया. उन्होंने कहा हम सूद को आड़े हाथों लेंगे, दोनों हाथों से सूद दो, मुझे जुआ कराओ. उन्होंने कहा जी एक करेंसी है जो ब्लॉक चेन पे चलती है और ना वो ना उसका मालिक, ये इतना छोटा बच्चा कहानी सुना रहा है, वो जो मालिक है ना वो किसी को नहीं पता वो कौन है, और जब वो छुप के कोड लिखता है उसका, और रात को जब आप सोए होते हैं ना वो कोड तब लिखता है. ठीक है ना. और वो रात को आपके आके ना जब आप माइनिंग मशीन लगाते हो ना अपनी, पता नहीं कितने वॉट की और कितनी बिजली उसमें मुल्क की ज़ाया करते हो, तो वो रात को आपके तकिए के नीचे आके बिटकॉइन रख देता है यार. मतलब उस पर जुआ खेल रहे हैं. तो आई थिंक हमारे यहाँ इट्स नॉट एज बैड जिस तरह गोरों के यहाँ है. वाई डू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हो रही? हमारा इतना पैसा ये जुए सट्टे इन गेम्स के अंदर क्यों यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन में? आई थिंक अगर एक वन वर्ड आंसर चाहिए तो यू नो ब्लोटेड गवर्नमेंट. गवर्नेंस इतनी ब्लोटेड है कि देखो बॉटम लाइन क्या है एक इन्वेस्टर का, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो स्टूपिड सी एग्जांपल देते जो प्राइम एग्जांपल है ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के, अमीर लोग अमीर होंगे तो वो री इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेसेस क्रिएट होंगे तो फिर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पैसे जो हैं वो ट्रिकल डाउन करेंगे. दैट्स बुलशिट बिकॉज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. द पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट टू प्रोड्यूस, इट इज़ टू मेक मनी. जो भी कोई आप बैंक से भी पैसे उठा रहे हैं अगर सूद पे, आप अगर इन्वेस्टमेंट पूल बना रहे हैं, चाहे आप अपने एसेट्स लिक्विडेट करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एंड गोल प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसका एंड गोल मनी मेकिंग है. अब आप मनी डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं या आप वेल्थ क्रिएशन के थ्रू कर सकते हैं. पर यूनिट जीडीपी बढ़ेगी तो चीज़ें क्रिएट होंगी. अब क्रिएट करने जोगे नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर. एंटरप्राइज इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो तो है कोई नहीं यार. वो आज़ाद चाय वाला है तो आई थिंक आज़ाद चाय वाला दैट आई फील लाइक वो डार्केस्ट साइड ऑफ एंटरप्राइज है कि तुम छोटी छोटी फाइनेंशियल गेम्स में लेफ्ट राइट मुर्गियाँ बेच लो, ये कर लो वो कर लो, और तुम आड़े हाथों तुम मार्केट को लो और तुम जितना उसमें से स्क्वीज कर सकते स्क्वीज कर लो. डोंट यू थिंक ये ज़मीन.com, एयरलिफ्ट वगैरह, दराज, ये सारे दे अट्रैक्ट सम एफडीआई. बट देखो नाइजीरिया में भी एफडीआई आती है, सूडान में भी आती है, वहाँ पे भी आपको फूड पैंडा चाहिए.
देयर नीड्स टू बी, ये तो हमारी इनोवेशन तो नहीं थी ना। मैं ज़मीन वाले बॉयज़ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी गेम चेंज किया है, ठीक है। पार्क व्हील्स इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ गुड सर्विस जो लोकल है। इट डजंट अट्रैक्ट एनी FDI बिकॉज कोई जर्मन या कोई चाइनीज़ या कोई अरब सीड कंपनी नहीं है जो उसको चलाने के लिए वो कर रही है, बट उस सीड कैपिटल के एक्सचेंज में अब सारा मुनाफा मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। दिस इज ट्रू। और ये ये फूड अगेन से पहले ईटोए थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है ईटोए देसी थी, एटलीस्ट आई थिंक ईटोए.pk वाज देसी। आई डोंट नो वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी, बट लाहौर में करती थी और मैं उससे खाना मंगवाता था। क्लियरली अगर वो कैमरे पर नजर आ रहा है, मैं काफ़ी खाना मंगवाता था उससे, ठीक है। ईटोए की वेबसाइट इवेंचुअली रीडायरेक्ट होना शुरू होगी टू Food Panda. When Food Panda was a smaller company, and my assumption is कि Food Panda is a startup, like a tech startup बाहर का, and they bought out Eatoy. और जो भी Eatoy का मालिक था उसको वो 2-4 रुपये मिल गए, वो अमीर हो गया, उसने कहा ठीक है भाई मैं अब एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम इन्वेस्टर, बाय बाय। उसने जाते साथ में खड़ा DHA में 10 प्लॉट 2 लैंड क्रूजर और वो मतलब सारा कर लिया, ठीक है। और एक उसने बाकू की हॉलीडे कर ली, ठीक है ना। बट फूड पैंडा क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है इकोनॉमी के अंदर? जस्ट द फैक्ट कि उसमें कोई 15-20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए की तनख्वाहें आती हैं महीने की। सो वही बात है, जिन चीज़ों का आपने एग्जांपल दिया वो सारी सर्विसेज हैं। They're all bullshit। अगर वो लोकली कर लो तो ठीक है, बट जो बल्क ऑफ द लायन शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कौन लेके जाएगा? बाहर के इन्वेस्टर, बाहर का मुल्क लेके जाएगा ना, इन्वेस्टर लेके जाएगा। वो पागल तो नहीं है ना। आई मे अज्यूम दिस इज ऑल वर्किंग अंडर द असम्पशन कि ये सारा एक सीड कैपिटल आया हुआ फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। कोई एंजल इन्वेस्टर है, उसने 100 इस तरह के वो टेक स्टार्टअप्स में पैसे लगाए हुए हैं, 99 फेल करते हैं, एक का जुआ चल जाता है तो उस पर वो सारा वो टर्नओवर कमा लेता है। यही है ना इसका जुआ, टेक का जुआ जो है। सो यू थिंक प्रोडक्शन जो है वो इससे लैग कर रही है बिकॉज यहाँ पे बस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत है? सरकार ब्रो, सरकार कहती नहीं करना। सरकार कहती ये 200 लाइसेंस है, ये बंदा पागल है। मेरी बात सुन, एक मुअज़्ज़ज़ माशरे का आदमी, मैं उससे कहूँ कि FBI का केस हो गया, तेरी खबरों पे आ रही है, ख़ासतौर पे हमारे वालिदैन की जो एज के लोग हैं यार, वो समझेंगे कि हमारी पगड़ी उछाल दी किसी ने। मैं अखबार में आया था, और वो इसी फियर को एक्सप्लॉइट करती है हमारी लीड क्लास बाय द वे, कि यार वो मेरा नैब का केस आ गया, या मेरी फैक्ट्री पे तो वो रेड पड़ गया, या मेरी उस पर, वो कहते हैं पहाड़ में जाओ, ये 4 ये 5 ये DHA में चुप करके प्लाट लो, ये गुलबर्ग में एक रिहायशी प्लाट लो, उसकी कमर्शियल फीस दो, और किसी डीलर के साथ किसी डेवलपर के साथ वो JV करो, वो 11-12 मंजिल का वही स्विमिंग पूल है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द स्टेट जिम एंड स्विमिंग फैसिलिटी। गुलबर्ग में 1900 कितने हज़ार प्रोजेक्ट हैं, लाख प्रोजेक्ट है गुलबर्ग के अंदर प्लाजे। अब सेट ऑब्वियसली आई थिंक 100-200 भी नहीं है, बट लाइक हर ईंट उठाओ तो गली में गुलबर्ग में प्लाजा निकला हुआ है। क्यों? वो पागल है, वो फैक्ट्री बनाए, वो पागल है कि वो ज़री रकबा ख़रीद के उस पर कोई रिफाइनमेंट प्लांट्स बनाए, कोई किन्नू को पॉलिश करके जैम्स बनाए, या कोई वो एक्सपोर्ट ग्रेड बांस में लगती है हमारे पूरे पंजाब में। अल्लाह जाने खैबर वगैरह में कितनी लगती है, मैं पंजाब की बात करता हूँ। बांस लगती है, बांस कहाँ जाती है? सारी सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप जाती है, कुछ उनके वो घरों के अंदर, वो उनकी वो रिहायशी बिल्डिंग्स के अंदर वो उसके वो लगते हैं फॉर इंसुलेशन वगैरह, वो ना वो छतों को वुड हाउसेज होते हैं। हमारे तो यहाँ पे ईंट गाड़े के होते हैं। हम रिफाइन तो नहीं करते बांस, हम एज इट इज़ उठा के आड़तियों को देते हैं, आड़ती उठा के एज इट इज़ आगे बेचते हैं, करते 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 वो चीज़ें वहाँ पहुँचती हैं। कौन पागल का बच्चा यहाँ पे उसको ड्राई करके रिफाइन करके उससे वो चीज़ें बनाएगा जो, या बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? एक्सपोर्ट कौन हैंडल करेगा? महकमों को कौन डील करेगा? उस फैक्ट्री की क्या वो होंगी? प्लस जिस मुल्क में बिजली, एक देखो आपने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल्स जो हैं आपके, क्या वो लोकली सोर्स हो सकते हैं? नहीं, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। बिजनेस तो वहीं बंद हो गया, क्योंकि आप अब इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। आपका बिजनेस अब पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान में हुकूमत एक दिन उठ के कहती है गाड़ियाँ बंद, गाड़ियाँ बंद। अब मैंने कोई बहुत प्रोडक्टिव कारोबार नहीं है, बट जो मतलब जैपनीज़ कार्स बेचता है यहाँ पे, एक बहुत अच्छे मेरे जानने वाले हैं, उनके रायवंड साइड पे उनका ना ये वो है वन ऑफ द बेस्ट गाइज, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, आई जस्ट नो हिम थ्रू दिस इंडस्ट्री। वो जैपनीज़ गाड़ियाँ बहुत A1 करके लाता है, लाइक वो अच्छी ऑक्शन शीट वेरीफाइड जेन्युइन किस्म का, पार्क व्हील से एफिलिएटेड बंदा है और उनकी मैनेजमेंट के साथ भी एफिलिएटेड, बड़ा अच्छा होता है। वो क्या कारोबार करेगा? उसके पास फ्लीट में 30-40 खड़ी हुई गाड़ियाँ, अब साल पूरा हो गया जब से बंद है जापानीज़ गाड़ियाँ, इंपोर्ट गाड़ियाँ। जब वो फ्लीट पूरी बिक जाएगी वो क्या करेगा? वो यही लोकल यूज्ड गाड़ियों का काम करेगा। तो आप डिसीजन, जब डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होती है ना, तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैवी काम नहीं कर सकते।
आप ये सर्विसेज वाली रंगबाजियाँ ही कर सकते हो। देखो ना, फैक्ट्री ने 10 साल लॉस में चलना है और फिर उसने उसने मुनाफा चर्न करना है, और वो सारा उसका एक प्रोसेस होता है ना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो वो इतनी बड़ी कैपिटल इंजेक्शन अगर आप एक साल क्या आप एक हफ्ता नहीं प्रोडिक्ट कर सकते पाकिस्तान में हुकूमत की वजह से, और हुकूमती अलाकार, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे सियासतदान हो, ये सारे इन्वॉल्व है। मैं किसी एक को नहीं करता, ये भी गलत तस्वर है कि फ़ौज ने किया, ISI ने किया, उसने किया। ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, जज क्या करते हैं, हमारे जज क्या करते हैं। आपको नहीं याद जो वो जो इनकी आंख डैमेज है इफ्तिखार साहब की, जो पुराने जज थे जो उसमें आए थे, बहाल होके आए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने क्या किया था कारके कंपनी के साथ। कारके टर्किश कंपनी थी जिससे हम वो PPIs के PPGs जो हम वो ख़रीदते हैं, हम जो यूनिट्स ख़रीदते थे, वो जो कंपनीज प्राइवेट सब्सिडाइज कंपनीज थी, हम सब्सिडाइज बिजली उनसे ले रहे थे टर्किश कंपनी से, और वो अपना उसकी शिप थी हाई सीज में खड़ी हुई कराची में पोर्ट पे, और वहाँ पे वो कोल पावर बिजली बना के हमें यूनिट्स बेच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जब रेट चेक किया, अब रेट किसने नेगोशिएट किया, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ने। और जाहिर बात है कि इंटरनेशनल डीलर्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी मशवरा किया जाता है कि ये सोशल नेशनल सिक्योरिटी के एतबार से क्या इसका मामला है। और उन्होंने जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो हाई नेगोशिएट की हुई थी, बुरी नेगोशिएशन की हुई थी, उसमें वही ना मार्जिन रखे हुए थे सारों ने। तो एक दिन चीफ जस्टिस साहब को ब्रेन वेव आती है, उन्होंने कहा कि इसको अरेस्ट कर दो। उन्होंने कहा कि कंपनी की शिप को हाई सीज ऑफ कराची में अरेस्ट कर दिया कोर्ट ऑर्डर पे। अब वो खड़ी है, कारके कंपनी बिजली बनाती की, बिल बनाती की, ना वो बिजली मिल रही है हमें और वो बिल बना रही है। वो केस आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया है, सेम एज हमारा रिकोदीक केस इस तरह गया था ना। रिकोदीक केस एक कंपनी को बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बेच दिया। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, और उसने बेच दिया माइन एक कंपनी को, एंटीफिगास्टा या कंपनी उसका नाम था साउथ, वो प्रॉपर जिसके वो खतरनाक कंपनी नहीं होती, जिनके वो 2 सब्सिडरी होते हैं और एक कॉर्लरी होता है, और उनकी एक आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप होती है, और वो सैंडनिस्टास को मार रहे होते हैं, और वो वाली कंपनी थी। वो साउथ अमेरिका बेस्ड थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, और जर्मनी को बड़ा लंबा वाया था उसका। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको बेच दिया जब इंटरिम गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान के अंदर, यानी नेशनल हुकूमत भी नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है, और एक सरकारी महकमा है बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसने एक माइन बेच दिया मुल्क का कि ये आप माइन कर लें और हमें इसमें से इतना मुनाफा दे दें। वो केस नहीं लटका हमारा अभी। अब मुझे ये तो बड़ी लेवल गेम्स है ना, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाते हैं, UN में जाके अपील करते हैं कि हमें पाकिस्तान इतने वो करता है, इतने बिलियन वो। मेरी बात सुन, मलिक साहब बैठे हैं गुलबर्ग में अपने पुराने घर में, वाले साहब के, वो कहते हैं इसको बेच के मैं कोई कारोबार कर लेता हूँ, बच्चों के लिए सेट कर लेता हूँ। वो क्या कारोबार करेंगे, वो जाके माइनिंग का ऑपरेशन करेंगे, या वो जाके कोई ये पाकिस्तान में यही कारोबार है, ईंटों के भट्टे लाते हैं लोग, सिंध से साउथ पंजाब से कोई फैमिली लाते हैं, उसको गुलाम बना लेते हैं वहाँ पे, और कहते हैं ईंटें बनाओ मेरी। या कोई 80s में लोग ये लोहे के काम में गए, 70s में, तो वो ही कर रहे हैं इस काम को। नहीं, अब एक जो आई थिंक जो एक इंडस्ट्री जिसमें लूप होल है, और वो ऐसी सर्विस है कि जो एक्सपोर्ट वर्दी सर्विस है, वो है टेक। ये एक है लूप होल इस वक्त, जब तक हुकूमत ने शट डाउन नहीं किया, और अल्लाह का शुक्र है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का, ये कारोबार लोग कर रहे हैं। एंड आई थिंक उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि हुकूमत ने इसमें पंगा नहीं लिया। उनकी जो रेमिटेंस होती है वो टैक्सेबल भी नहीं होती, ताकि पैसे बस मुल्क में आए, विच इज़ अ गुड आइडिया। आई थिंक इमरान खान साहब और इवन टू एन एक्सटेंट शहबाज शरीफ इसको सपोर्ट करते थे, दोनों PMLN एंड PTI वर पॉजिटिवली इंक्लाइंड। इवन मुझे याद है इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, तो क्या नाम है लब्बू का यार, जो एंग्रो में थे पहले, असद उमर, ज़ुबैर उमर उनका बड़ा भाई है पीपल्स पार्टी में, असद उमर वो PTI के मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे और काबिल आदमी है। वो मार्केटिंग मैनेजर थे मेरा ख्याल है एंग्रो या किसी और कंपनी के हैं, बड़े वो एक प्राइवेट सेक्टर को भी देखा उन्होंने, और एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने कहा था कि बेसिकली हम पेपैल को भी ले आएंगे यहाँ पे। दे वर ट्राइंग एट दैट टाइम कि यहाँ पे पेमेंट गेट्स जो हैं वो ईजिली वो हो जाएँ, ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया जाए। ऑर्गेनिकली भी हमारे डेवलप हो गए कुछ, ये ईजी पैसा वगैरह प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बट उस स्केल पे नहीं आए कि वो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बन जाए कि भाई ट्रांजैक्शंस होती रहें किसी भी करेंसी में। बट उसके बावजूद पाकिस्तान में, लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, फ़िलिपीन में तो कुछ भी नहीं, फ़िलिपीन था हम कुछ भी नहीं है, ना उस तरह के कॉल सेंटर बने हैं यहाँ पे, ना सपोर्ट सेंटर बने हैं, ना सॉफ्टवेयर हाउस बने हैं उस तरह के। अभी सॉफ्टवेयर हाउस की जॉ टाउन वगैरह में, बाबा टाउन वगैरह में घरों में से 10-12 लड़के जो किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, वो कहते हैं यार ये काम हमें समझ आ गया,
वेब डेवलपमेंट का काम है, या कोई उन्होंने कोड टेस्टिंग करनी है, किसी गेम के यूआई बनाने हैं, कोई मोबाइल ऐप्स वगैरह के, वो कहते हैं यार हम सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं, और वो वही ठेके जो जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो वही ठेके। दिस इज़ गुड, ये काम ना ख़त्म होने वाला है एटलीस्ट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। गोरों को चीप लेबर चाहिए, टेक्निकल और सेमी टेक्निकल टेक जॉब्स की, अपने आईटी जॉब्स की, हम उसमें पंप कर सकते हैं। हुकूमत ने क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स कोई लिए हैं इसके लिए? नहीं, ये ऑर्गेनिकली हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ड्यू टू द गवर्नमेंट। आई थिंक शहबाज शरीफ के बहुत ज़्यादा इंक्यूबेटर्स थे सॉफ्टवेयर कंपनीज के, उनकी मैं एफिकेसी और सक्सेस की नहीं बात करता, बट एटलीस्ट उसने कल्चर प्रमोट किया था पंजाब के अंदर। एक पंजाब लेवल पे, लाहौर लेवल पे उसने एज द चीफ मिनिस्टर बैक इन द डे इंक्यूबेटर्स बहुत ज़्यादा खोले थे। उमर सैफ भी एक फेमस बंदा है, उन्हीं इंक्यूबेटर से निकला। उन्होंने मुख्तलिफ लोकल ऐप्स भी बनाते हैं, वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिजिकली तो नहीं प्रोडक्ट्स बट अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स डेवलप हुए थे, बट टेक के बियॉन्ड मुझे नज़र आता। मलिक साहब ने, चौधरी साहब ने, खान साहब ने, जो भी कोई मोहल्ले के अंकल होंगे, उन्होंने प्रॉपर्टी का काम ही करना है।